अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडुकेटर फातिमा, आई एम योर होस्ट और आप मुझे देख रहे हैं मीडिया फोकस पर। हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी हम एक नए मुनफरिद प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, स्पेशली फॉर द वुमेंस, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन औरतों के बारे में जो अपने घर से बाहर जॉब के सिलसिले में जाती हैं, बेशक उनकी खुशी हो या उनकी मजबूरी हो या उनकी कोई ज़रूरत हो। वो दिन में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज उन्हें फेस करना पड़ता है वो है हैरेसमेंट। क्या है ये हैरेसमेंट? और जब भी हमारे हैरेसमेंट की बात आती है तो हमारे जहन में सिर्फ एक फ़िज़िकल असॉल्ट ही जहन में आता है। तो क्या हमारा जो कानून है वो सिर्फ यहीं तक लागू करता है, हैरेसमेंट सिर्फ यहीं तक है? क्या है इसकी डिटेल्स, आइए हम पता करते हैं अपने बहुत ही काबिल वकला से जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। जो हमारी पहली मेहमान है वो हैं एडवोकेट रज़िया दानिश साहिबा, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और वुमेंस राइट्स के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। उसके साथ ही हमारे पास दूसरी मेहमान है हमारी मैम फौजिया मुश्ताक, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और ये लॉ हैरेसमेंट के ऊपर बहुत सारी वर्कशॉप्स कर चुकी हैं और इनका एक एनजीओ भी है जो वेलफेयर प्रोग्राम है इनका, जिसमें वो लीगल उसमें मदद भी करती हैं। वेलकम सो मच बोथ ऑफ यू। आप लोग कहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैम पहले मैं आपसे स्टार्ट करूँगी। पाकिस्तान में वर्क प्लेस हरेसमेंट, एक तो मुझे आपसे ये जानना है कि इतनी देर में क्यों आया, और आया तो ये है क्या? क्या जैसे अभी मैंने कहा कि ये सिर्फ फिज़िकल असॉल्ट तक ही महदूद है या इसमें और भी कुछ तब्दीलियाँ हैं जो हमारे लॉ ने इम्प्लीमेंट करी हैं? देखिए इरम, हम एक ईस्टर्न कंट्री में रहते हैं, तो हमारे यहाँ ख़वातीन क्योंकि काम के लिए बहुत देर से निकली, या ये कहें कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी का एक सिस्टम था उसमें ख़वातीन नॉर्मली काम नहीं करती थी। अगर करती भी थी तो वो घर से नॉर्मल जो डोमेस्टिक जो होम इकोनॉमिक्स टाइप की चीज़ें होती थी वो घर से होती थी। लेकिन जैसे जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है, लड़कियां बाशऊर हो रही हैं, एजुकेट हो रही हैं, उस हिसाब से अब वो आकर बाहर मर्दों के शाना बशाना फैक्ट्रीज़ में और तमाम जितने भी इदारे हैं उन सब में, फैक्ट्रीज से लेकर, और आपको पता है कि जहाज़ भी ख़वातीन उड़ा रही हैं, फ़ौज में भी हमारी ख़वातीन हैं, हमारे लॉयर्स भी अब तो बहुत ज़्यादा ख़वातीन की तादाद जो है लॉ के शोबे में भी आ रही है। मतलब हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन आ गई हैं। तो जब ख़वातीन जिस वक्त तक घरों में रहती थी तो मैं समझती हूँ कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट का तस्वुर नहीं था, ठीक है ना। अब क्योंकि ख़वातीन आके मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, मर्दों के साथ काम कर रही हैं, तो डेफिनेटली जहाँ के ऊपर इस तरह की गैदरिंग होती है या वर्किंग होती है तो वहाँ के ऊपर क्या होता है कि कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल, इसको कह लें कि इस टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं लोगों के अंदर, जो नॉर्मली ख़वातीन को देख के उनके अंदर कुछ इस तरह से होता है कि वो किसी न किसी तौर से ख़वातीन को परेशान करना चाहते हैं, ठीक है, या कोशिश करते हैं ख़वातीन को परेशान करने की। तो जब ख़वातीन बाहर निकली और ये सारे इस तरह के केसेस मंजर आम पर आए तो हमारी जो लेजिस्लेटिव हमारा जो है नेशनल असेंबली और सेनेट तक जब ये आवाज़ गई, मीडिया के थ्रू गई, वैसे गई, तो फिर उन्होंने सोचा कि इस पे लेजिस्लेशन बाकायदा तौर पे होनी चाहिए, और फिर ये एक्ट इस तरह से पास हुआ और ये जो है हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो एक्ट है वो आया। मैम फौजिया, आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि ये जो हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ अ वुमेन एक्ट है 2010, बहुत लेट आया और इसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स भी अभी हुई हैं हाल ही में। तो मैम आप क्या समझती हैं कि एक्चुअल में इसकी मतलब क्या, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी अपने कहा था, मैं इस बात को एलेबरेट करवाना चाहती हूँ कि जो हमारी हैरेसमेंट है वो रिलेटेड टू द फिज़िकल असॉल्ट नहीं होती बल्कि इसके अलावा भी होती है। इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। 2010 में ये एक्ट आया था और 2022 में इसमें अमेंडमेंट भी हुआ। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हैरेसमेंट की जब भी बात आती है तो सिर्फ हम फिजिकल लेते हैं, फिजिकल नहीं होता। ऐसा अमल जिससे कोई भी लेडी उस जगह पर अनकंफर्टेबल हो, ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकल हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी इदारे में कोई लेडी काम कर रही है,
सीनियर हैं, फाइल मंगाई, जानबूझकर उसका हाथ पकड़ा, चले वो तो कभी गलती से हो जाए वो अलग बात है, लेकिन एक दफ़ा, दो दफ़ा, उसके बाद आँख मारना, धक्का दे देना, टच होना जानबूझ के, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। लेकिन हम बार बार महसूस करें, लेकिन जो लेडी वहाँ काम कर रही है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। मैम ये सिविल नेचर का केस है या क्रिमिनल का है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। ये सिविल है, क्योंकि इसके अंदर देखिए इसमें फाइन होता है और ऐसी आपको जो है ना सजाएं दी जाती हैं जो आपके लिए बड़ी सख्त होती हैं, लेकिन वो उसमें जैसे जेल वगैरह नहीं आता उसके अंदर। एक अगर कोई भी इदारा है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, तो हमारे पास मैम क्या वो तरीक़ेकार है जब कि हम उनके ऑनर्स तक ये बात पहुंचा सकें, क्योंकि मैंने सुना है कि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो वहाँ पे कमेटी बिठाई जाती है, तो क्या ये बात सही है कि जो भी कंपनीज़ हैं, जो भी इरादे हैं, जो भी वर्किंग प्लेसेस हैं, वहाँ पे इस तरह की कमेटी बनाई जाती है वुमेंस के लिए? देखिए ये जो एक्ट है इसके अंदर ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि ऐसी कमेटीज़ का क़याम लाजमी करार दिया गया है कि वो अमल में लाया जाए, कि जो कि इस तरह के केसेस जहाँ पे रिपोर्ट किए जाएंगे और फिर वो कमेटी जो है उन केसेस को देखती है, उस पर बाकायदा इंक्वायरी हेल्ड होती है और उसके बाद वो कमेटी जो है वही एज ए जज जो है उसको डिसाइड करती है मैटर को। ठीक है, इसका पूरा प्रोसीजर समझ लें, एक शॉर्ट प्रोसीजर जो आप कोर्ट के अंदर अडैप्ट करते हैं उसका बिल्कुल एक कंसाइज सा एक प्रोसीजर होता है, लेकिन इसमें बाकायदा इंक्वायरी होती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे, विटनेसेस होते हैं, एविडेंस होती है। तो इस तरह से करके फिर वो कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट के तहत जो भी चीज़ें एविडेंस और रिकॉर्ड में आती हैं फिर उस पर वो पनिशमेंट जो है वोट करती है। डू यू थिंक कि इट्स सेफ फॉर द वुमेन? बिकॉज हमने ये देखा है कि जब इस तरह के कोई मामलात होते हैं पहले तो वो कंप्लेन करने से ही घबराती हैं औरतें, ठीक है, और ये तो काफ़ी टाइम तक रहा भी। तो आपको ऐसा लगता है कि ये स्टेप लड़कियों को उठाना चाहिए, दे शुड गो फॉर अ कंप्लेन और समथिंग? देखिए मैं समझती हूँ कि ख़वातीन अब इतनी बाशऊर हैं और तालीम ने उनको इतना हौसला भी दिया है, और फिर दूसरे आपका सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसने इतनी ज़्यादा ख़वातीन को जो है ना एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया है कि, और फिर इस एक्ट का खुद आ जाना ये ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है कि वो जो है अगर कंप्लेन करती हैं तो उनको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जिन ख़वातीन को भी ये फ़ील हो कि वो थोड़ा सा भी जो है ना वो डिस्कम्फ़र्ट महसूस कर रही हैं, ठीक, किसी भी हवाले से, और उनको कोई ऐसा इशारा दिया जा रहा है कि जिसके ज़रिए से उनको ये फ़ील करवाया जा रहा है कि अगर वो ये अमल नहीं करेंगी तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है, तो उनको ज़रूर इस मैटर को जो है ना वो आगे जाके कंप्लेन उसकी लॉन्च करनी चाहिए, मैटर को रिपोर्ट करना चाहिए और हौसले के साथ इसको फेस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें ख़वातीन डर गई और फिर बाद में उनको बड़े ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। तो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को जो है बिल्कुल हौसले के साथ ज़रूर इसकी कंप्लेन लॉन्च करनी चाहिए। अच्छा मैम, आप मुझे बताइएगा कि अगर हम लेजिस्लेशन में जाना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसेस, हम कहाँ पे कंप्लेन करें? मतलब जनरल पब्लिक जाना चाहती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम आवाज़ उठाना तो चाहते हैं मगर हमें राइट प्लेटफॉर्म का पता नहीं होता। नहीं, आपकी बात सही है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में कि कोर्टें कहाँ हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि हर इदारे के अंदर, पहले तो मैडम ने भी एक्सप्लेन करा है कि कमेटी होनी चाहिए, जो कि नहीं है, इंक्वायरी कमेटी जो मामले को डिसाइड, उसमें अगर लोग हैं भी तो वो गलत फैसला करते हैं, सुनते नहीं हैं बात को। तो बेहतर है कि इन्वेस्टमेंट की, अब पहले तो ये कि फेडरल में होता था, लेकिन अब सूबाई तौर पे कोर्टें बन गई हैं। तारिक रोड पर है, मैं एड्रेस भी यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करा दूंगी, वेबसाइट भी बता दूंगी, तो आप चाहें तो वहाँ ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हैं। शिकायतनामा उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, सिंधी में भी है। तो ये कोर्टें बन चुकी हैं, अगर हम चाहें तो वहाँ पर ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं और ख़ुद जाके भी कंप्लेन कर सकते हैं, काउंसिल के ज़रिए, अपने लॉयर के ज़रिए भी वहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर फ्री में जो है आपको लीगल एडवाइज़र भी मिलेगा, वहाँ भी जाके आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इसमें जब आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाएगी तो दूसरी पार्टी को नोटिस होगा, नोटिस होने के बाद वो जवाब सबमिट करेंगे, उसके बाद आपकी गवाही होगी, आपको साबित करना पड़ेगा कि ये मेरे साथ सब कुछ वाक़या हुआ है।
اس کے بعد فیصلہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اب چاہے وہ فیصلہ گواہی پر ڈیسائیڈ ہوگا جو گواہی دی گئی ہے, اگر آپ پروف کر گئے کہ واقعی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کو پنش ہوگی. تو میرے خیال سے آدھا مسئلے حل کر دیا, بڑے کوئکلی آپ نے سارا پروسیس ہم لوگوں کو سمجھا دیا. میرے خیال سے جتنی بھی وومنز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں جو اس چیز کا شکار ہے ہیراسمنٹ کا, میرے خیال سے ان کے لیے بہت یوزفل رہے گی آپ کی بات. آپ نے ابھی ایک بات کری کہ ثابت کرنا پڑے گا. میم یہ آپ اس کا مجھے جواب دیجیے گا کہ کیا یہ فالس رپورٹس بھی ہوتی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ لیڈیز اس کو ایز اے ٹول یوز کر رہی ہوں, ایز اے فالس ٹول یوز کر رہی ہوں کسی پہ ایلیگیشنز لگانے کے لیے, وہ بدلہ لینے کے لیے چھوٹی سی بات پہ, کیونکہ یہ چیز ہماری سوسائٹی کا فیکٹ ہے. وی کان گیٹ ریڈ آف دیٹ, کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایسا ہوتا ہے. آپ اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں, ہر چیز کے میرٹس ڈی میرٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جو اگر کوئی ایسا کرتا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ لوگ ان ریونج کسی کے اوپر فالس اینڈ فریولس ایلیگیشن لیول کر دیتے ہیں, بالکل اسی طرح سے کہ جیسے آپ کسی کے خلاف جا کے کوئی فریولس کمپلین یا ایف آئی آر لانچ کروا دیجئے, اس بندے نے وہ کرائم کمٹ نہیں کیا ہے, اور آپ کو کسی کے ساتھ کوئی گرج ہے, کسی کے ساتھ کوئی انٹرنل کوئی اینیمیٹی چل رہی ہے, تو آپ ان ریونج بھی یہ کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ پروسیجر ایک پورا کا پورا کورٹ کی طرح سے چلتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے اسٹیٹمنٹ بھی ہیں, اس کے اندر انکوائری بھی ہے, اس کے اندر ایویڈنس بھی ہیں, سپورٹنگ وٹنسز بھی ہیں. تو ایک بالکل کورٹ جس طرح سے ایک کیس کو پروسیڈ کرتی ہے اسی طرح سے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کنکلوژن پہ جاتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ پتہ چل جاتی ہیں کہ اگر فریولس ایلیگیشن ہے اور یا صحیح ایلیگیشن تھا, یا یہ واقعی ایسی چیز کمٹ کی گئی ہے, ہراسمنٹ کمٹ ہوئی ہے, ہراسمنٹ ہوئی ہے, تو وہ ثابت ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ جی آپ کسی کے خلاف اگر ایلیگیشن لیول کر رہے ہیں فریولس تو آپ کا وہ پکڑا نہیں جائے گا, وہ ان دا لانگ رن جا کے اگر ہم کمپلین کر رہے ہیں تو اٹ شوڈ بی رائٹ, کریکٹ اینڈ بیسڈ آن اے فیکٹ. یہ ضروری ہے. جی بالکل. میم اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے, رائٹ اگر ہے تو کیا پینلٹی ہوگی, اور اگر فالس ایلیگیشنز ہے تو کیا پینلٹی؟ اچھا, اس میں پینلٹیز کے جو ہے نا کچھ جو ہے وہ مائنرس ہیں پینلٹیز اس کے اندر, کیونکہ بعض چیزیں ہوتی ہیں بہت چھوٹی ہیں. ابھی ایک کیس تھا اسی طرح کا, ایک لیڈی ہوتی تھی تو وہ نیچے کوئی بندہ کھڑا ہوتا تھا ڈپارٹمنٹ کے, جب جاتی تھی تو فلائنگ کس کرتا تھا ان کو نا, تو اس پہ انہوں نے کمپلین لگائی. تو وہاں جب وہ چلا تو وہ اتنا زیادہ معاملہ وہ نہیں تھا, تو اس کو تنبیہ کر کے چھوڑ دیا کہ آپ نے آئندہ ایسا نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو اب جو چھوٹے مطلب مائنر پینلٹی کے تنبیہ کر کے چھوڑ دینا. اچھا, اس کے علاوہ جو پرموشن ہوتا ہے اس کو ریڈکشن کر دینا. جی بالکل. ہاں ٹھیک ہے. یہ اچھا میجر میں جو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ وہ ڈسمسل فرام دا سروس اگر گورنمنٹ میں, اور پینلٹی 15 سے 20 لاکھ تک ہے جو آپ کو پے کرنی ہوگی کمپلینن کو. اگر آپ کسی لیڈی کو اس کی نہیں دیتے ہو جو ڈیزگنیشن وہ ڈیزرو کرتی ہے, دین یو ہیو ٹو پے فار دیٹ. آپ اپنی جاب سے بھی جا سکتے ہیں, یہی کہنا چاہ رہی ہیں. آپ کا پرموشن جو آپ کا ڈیو ہے وہ رک سکتا ہے, مطلب اس کے علاوہ آپ کو جبری جو ہے وہ اس پہ بھی بھیجا جا سکتا ہے ریٹائرمنٹ پہ. جی یہ ساری چیزیں ہیں. اب اگر آپ گورنمنٹ سروس میں تو یہ ساری چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی صرف اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے, اگر آپ ایسا کسی کو تنگ کرتے ہیں تو. اس کے علاوہ اگر آپ نہیں ہیں تو پینلٹی آپ کو 15 سے 20 لاکھ, اس سے بھی ابو ہو سکتا ہے آپ کو فائن, وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں اس میں. اچھا, اب بات آ رہی ہے کہ اگر کسی نے ایسی فالس کمپلین کر دی اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ نہیں ہے ان کو, کمپلینر کو. جی اوکے. جی یہ ایسا لا میں کہیں مینشن نہیں ہے اگر انہوں نے کوئی فالس کمپلین کی. ہاں یہ جج کی اپنی پاور ہے کہ اگر وہ پرے میں دوسری سائڈ ان سے کہتی ہے اپنے ریٹرن اسٹیٹمنٹ تو وہ ان کا اختیار ہے وہ کر دیں, لیکن لا کہیں بھی یہ نہیں کہتا. اچھا, انہوں نے بات کری کہ بہت چھوٹے سے اس پہ اس کو ایسے تنبیہ کر کے چھوڑ دیا, بٹ اس تمام چیزوں کا ایک عورت کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت افیکٹ پڑتا ہے. یہ چیز جو ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں, ہم سوچتے ہیں تو چھوٹی سی بات ہے, اور شاید اسی لیے اس کو فار گرانٹیڈ لے لیا جاتا ہے کہ جو بھی عورت گھر سے نکلتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ وی ہیو ٹو سروائیو جسٹ لائک دیٹ ان دس سوسائٹی, کہ یہ تو مجھے سروائیو کرنا پڑے گا. حالانکہ دس از ناٹ ٹرو, اور یہ ہمارا لا کہہ رہا ہے جو ہم آج بیٹھ کے یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. یو کانٹ لیٹ گو تھنگس لائک دیٹ. آپ مجھے بتائیے یہ جو مینٹل ہیلتھ پہ عورتوں پہ جو مینٹل ہیلتھ پہ اثر پڑتا ہے, اتنا برا اثر پڑتا ہے. کچھ لوگ ضرورت بھی ہوتی ہے, مجبوری بھی ہوتی ہے, لیکن ان کو جاب چھوڑنی پڑتی ہے.
सर्वाइव करना पड़ता है, इसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है और हमारे यहाँ जो है वो मेंटल हेल्थ को शायद इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता। आप किसी भी शोबे में चले जाएं, जबकि बाहर दूसरे जो ऑल ओवर वर्ल्ड है वो इसको बड़ा फोकस करती है मेंटल हेल्थ को, और करना भी चाहिए। आप इंग्लैंड में चले जाएं, आप खातून किसी भी हुलिये में जा रही हैं, किसी मर्द की या किसी औरत की मजाल नहीं है कि वो उसको इस तरह से करके देखे, बिल्कुल वो उस पर आपकी कंप्लेन कर सकती है। हमारे यहाँ तो ख़वातीन को जिन जिन मराहिल से गुजरना पड़ता है वो तो एक कॉन्टीन्यूअस ट्रॉमा में रहती हैं। घर से बाहर निकलने वाली हर खातून, सिर्फ एक नहीं, ये नहीं कि वो अगर कोई बेचारी लेबर वर्क कर रही है, किसी फैक्ट्री में काम कर रही है, ये नहीं, कोई चाहे वो मेडिकल डॉक्टर है, हॉस्पिटल में काम कर रही है, लॉयर है, इदारों में काम कर रही है, कोर्ट्स में काम कर रही है, तमाम ख़वातीन को किसी न किसी सूरत में इस ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। हैरेसमेंट जो है वो उनको बर्दाश्त करनी पड़ती है किसी भी सिचुएशन में। और अगर आप देखें ना, ये जो मेंटल ट्रॉमा होता है ये कॉन्टीन्यूअस होता है अनटिल अनलेस बाज़ औक़ात इतना सीरियस हो जाता है कि लोग जो है वो एक मतलब मुस्तकिल उसमें चले जाते हैं, डिप्रेशन की सिचुएशन के अंदर, और उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो किसको डिस्कस करे, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी का माहौल ऐसा नहीं है। ख़वातीन बड़ा जो हमारे यहाँ लोअर मिडल तबके की ख़वातीन हैं या बच्चियाँ काम के लिए निकलती हैं, वो बड़े सप्रेशन में निकलती हैं। उनको बड़ा एक मतलब कहना चाहिए एक जबरी उसका सामना करना पड़ता है, और वो बड़े अपने हालात से मजबूर होके निकल रही होती हैं। तो वो घर जाके अगर ये सारी चीज़ें किसी को बताती हैं तो फिर ये होता है कि जी घर में जो बाप भाई या माँ भी है तो कहती है काम छोड़ दें आप। अब क्या है कि घर के अंदर कोई ब्रेड बटर करने वाला नहीं है, उनकी रोज़ी रोज़गार का कोई और दूसरा आसरा नहीं है। अब वो लड़की जो है वो कंटिन्यूस उस ट्रॉमा में रहेगी कि अगर मैं माँ को बता दूंगी, भाई को बता दूंगी, बाप को बता दूंगी तो ये मैं नौकरी से बिठा ली जाऊंगी घर पे, मेरी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। तो वो उस ट्रॉमा को बर्दाश्त करते करते जो है वो मेंटल सिचुएशन उनकी इतनी ख़राब हो जाती है, वर्स्ट हो जाती है कि वो एक ट्रॉमा में चली जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं। आई होपफुली कि ये जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट करके काफ़ी सारी लड़कियां, आज हमने इतना टॉपिक भी इसीलिए रखा था कि काफ़ी सारी लड़कियों को इससे हेल्प आउट हो। मैम कोई अपील का तरीका है इसमें, अपील हम कर सकते? जी जी बिल्कुल। अगर इन्वेस्टमेंट के पास, जो सूबाई इन्वेस्टमेंट है, इनके पास अगर हमने कंप्लेंट फाइल की है और हमारी मर्जी का फैसला नहीं आता, हम गवर्नर के पास इसकी अपील कर सकते हैं। वो लास्ट होगा हमारा अपील का। और अगर हमने इंक्वायरी कमेटी के सामने कोई अपने मतलब कंप्लेंट फाइल की है और वहाँ से हमें अपनी मर्जी का डिसीजन नहीं मिला, हमारे साथ ज़्यादती हुई है, तो फिर हम सूबाई इन्वेस्टमेंट के पास आ सकते हैं अपील में। लेकिन अगर हमने वहाँ कंप्लेंट फाइल की है तो फिर हमें गवर्नर के पास, गवर्नर ऑफ सिंध। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में मेरा लास्ट सवाल है, इस सारे सिनेरियो में हम क्या समझते हैं, आदमियों का क्या रोल है? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर ये सब हो रहा है तो एनी मैन शुड टेक स्टैंड फॉर दैट? डेफिनेटली ये जो हिरासमेंट होती है, मेजर रोल तो मर्दों का ही होता है इसमें। और मैं समझती हूँ कि इसमें जो माएँ हैं वो बेहतरीन रोल अदा कर सकती हैं अपने बेटों की तरबियत की सूरत में। ठीक है, अगर माएँ अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें और उनको बहन, बेटी और ख़वातीन, जनरल ख़वातीन की इज़्ज़त करना, रिस्पेक्ट करना सिखाएं, उनका एहतराम करना सिखाएं, तो मैं नहीं समझती हूँ कि हमारा इस्लाम तो वैसे ही औरत के लिए बड़े हुकूक दिए हैं इस्लाम में। तो अगर हमारी ख़वातीन उन चीज़ों को घर से शुरू करें और अपने बच्चों की, अपने बेटों की अच्छी तरबियत करें, तो ये वो कहते हैं ना टू निप इन द बड, कि वो शुरू में ही वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और वो वर्क प्लेस पे जब आएंगे तो वो एक हेल्दी माइंड के साथ आएंगे। तो मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी बंदा जो है वो इस तरह से करके किसी भी खातून के साथ कोई ज़्यादती करने की कोशिश करेगा। सही बात है कि तरबियत जो है बहुत मैटर करती है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, दोनों के लिए ही कहा जा रहा है।
اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آج آپ لوگوں نے ہماری بھی اس میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے نالج میں. تھینک یو سو مچ, اینڈ آئی ہوپ کہ آج کا پروگرام ان تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوگا جو کہیں نہ کہیں اس چیز سے گزر رہے ہیں, اس ہیراسمنٹ سے گزر رہے ہیں. کیونکہ ہیراسمنٹ جیسے میں نے شروع میں ہی کہا فزیکل اسالٹ نہیں ہے بلکہ مینٹل, فائنینشیل اور آج کل تو آن لائن ہیراسمنٹ بھی چل رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کو روک لگانے کے لیے ہی یہ لا بنایا گیا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ کسی بھی قسم کے ہیراسمنٹ سے گزر رہے ہیں تو آپ اس کو لائٹلی مت لیجیے پلیز. یہ لا آپ کے لیے ہی ہے, اس کو امپلیمنٹ کیجیے اور اپنی زندگی کو آسان کریے اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریے. آپ کی ہوسٹ ایڈوکیٹ ارم فاطمہ آپ سے اجازت لیتی ہے. اسکرین پہ ہمارا ای میل ایڈریس اور فون نمبر آ رہا ہے. آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے جو ہم ہمارے ماہر قانون سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے جو بھی پرابلمز ہیں ان کو اپنے پروگرام کے تھرو سالو کریں.